नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लेक्चर नंबर 2 होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस सफ़र में लेकर जा रहा हूँ, वैसे आप चलते रहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके लिए आसान नहीं हो गया तो कहना। पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा? पहला लेक्चर में आपने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी भारत में, उनके बारे में आपने बेसिक जानकारी ले ली है। जो परीक्षा की दृष्टि से उचित था सब मैंने बता दिया है। उसके बारे में पढ़कर आपको ये लग गया होगा कि भैया कि भारत के अंदर बहुत सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना तो हो गई है, लेकिन वो केवल लोकल इशू पर बात कर रहे थे, छोटे लेवल पर काम कर रहे थे। जैसे कोई किसानों की ही केवल बात कर रहा है, कोई केवल मिडिल वर्ग की ही बात कर रहा है, कोई केवल ज़मींदारों की ही बात कर रहा है। ऐसा कोई संगठन नहीं दिखा जो सभी नेशनल इशू को कवर करे। तो इसलिए ये समय आ गया था, ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसा एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो नेशनल इशू पर बात करे, और जहाँ पर देश के जो सभी बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो एक मंच पर आएँ और अपनी एक विचारधारा के साथ काम करें। तो ये समय आया 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा हुई है, तो इसी कारण से इसकी स्थापना क्यों हुई, इस प्रश्न को अगर उठाते हैं तो बहुत सारे जवाब आते हैं। वो भी हम कवर करेंगे कि भैया कौन कौन से जो बुद्धिजीवी लोग थे कहते थे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये अंग्रेज़ों की एक चाल है। जैसे लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डफरिन के दिमाग की उपज है। मतलब उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। तो लाला लाजपत राय कहते हैं अपनी एक थ्योरी में, जिसे सेफ्टी वाल थ्योरी कहा जाता है, उसमें वो कहते हैं कि जो ये डफरिन था ना, इसी के दिमाग की उपज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने कुछ हमारे भलाई के लिए नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, बल्कि इसने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब डफरिन ये नहीं चाहता था कि दोबारा से ऐसा कोई जन आंदोलन हो जिससे पूरा अंग्रेज जो है यहाँ से समाप्त हो जाए, पूरी ईस्ट इंडिया जो है वो समाप्त यहाँ से हो जाए, ये नहीं चाहते थे। ठीक है, इसी कारण से उनके दिमाग की उपज थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाएगी, ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिससे उनको एहसास होता रहेगा, उनको जानकारी मिलती रहेगी कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई जन आंदोलन तैयार भी हो रहा होगा सरकार के खिलाफ, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से उसको समाप्त कर सकते हैं। ये लाला लाजपत राय जी का कहना था। हालांकि जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका इसके विपरीत मानना था। तो क्या सभी बुद्धिजीवियों के मानने थे, क्यों इसकी स्थापना हुई, उस निष्कर्ष पर भी निकलेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने इस कोर्स को, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी सीरीज़ को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि सब कुछ आपको आसान लगे। सबसे पहले मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं प्रश्न उठाऊंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो उसमें सभी जो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत हैं, तड़ित चालक सिद्धांत हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। और इसके बाद जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लीडर थे, या जो बड़े बड़े अंग्रेज वायसराय हुए हैं, उनका क्या कहना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा आप समझ लेंगे तो उसके बाद 1885 से लेकर 1905 का जो 20 साल का समय रहेगा ना, वो उसको कहते हैं उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज कहा जाता है। क्योंकि इस दौरान 1885 से 1905 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे ना, उनकी विचारधारा उदारवादी किस्म की थी। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, वो उसका जो 1885 से 1905 तक का दौर चला, 20 सालों का जो दौर चला, ये प्रथम चरण जो था ये था उदारवादी चरण। ठीक है, प्रथम चरण उदारवादी चरण था या मॉडरेट फेज था। मतलब मैंने नहीं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज़ में बांटा है।
पहला 1805 से 1885 से लेकर 1905 तक का जो फर्स्ट फेज़ है इसे कहा जाता है उदारवादी चरण, और 1905 से लेकर 1919 तक इसे द्वितीय चरण कहा जाता है, उग्रवादी चरण कहा जाता है। और तीसरा चरण 1919 से 1947 तक यहाँ पर गांधी जी की विचारधारा हावी रही, तो इसलिए इस चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो पढ़ने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ऐसे पढ़ने की दृष्टि से समझने के लिए ऐसा भागों में बांटा गया है। उदारवादी चरण का मतलब 1885 से 1905 तक जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे हैं, जिनके हाथों में राष्ट्रीय आंदोलन का भार रहा, वो उदारवादी किस्म के थे। उनकी ये सोच थी कि अंग्रेज़ों से कुछ भी अगर काम करवाना है तो संवैधानिक तरीके से उनको पत्र लिखकर, उनसे याचिका करके, उनसे प्रार्थना करके तब काम करवाया जा सकता है। अब ये मांगे कुछ करते थे, अगर वो मांगे अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी ठीक है, अगर अंग्रेज़ों ने पूरी नहीं की इनकी मांगे तो ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ हड़ताल कर देते थे और जन आंदोलन कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। एक उदारवादी किस्म की पॉलिसी अपनाते थे कि एक बार मांगा उन्होंने, अंग्रेज़ों ने पूरा नहीं किया, दोबारा से ये फिर उनको चिट्ठी लिखकर उनसे याचना करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। बार बार यही इनका सिस्टम था करने का, ठीक है। अगर कुछ विरोध भी करते थे तो संवैधानिक तरीके से विरोध करते थे, संविधान के दायरे में रहकर ही विरोध करते थे। उस समय का जो भी कानून था उसके कानून के दायरे में रहकर विरोध करते थे। लेकिन इनके इस रवैये के कारण कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। और 1905 में एक ऐसी घटना होती है कि लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल का जो भारत का वायसराय था, उसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, सांप्रदायिक आधार पर दो भागों में बांट दिया। एक जो पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था बच्चों, उस पूर्वी बंगाल में मेजॉरिटी में मुस्लिम थे और माइनॉरिटी में हिंदू थे। और जो पश्चिमी बंगाल था, यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू थे और माइनॉरिटी में मुस्लिम थे। वहाँ पर हिंदुओं को तंग किया जा रहा था, यहाँ पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। और यही चाहता था लॉर्ड कर्जन कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसने ऐसा कर दिया। तो लोगों को लगा कि भैया ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 20 साल से जिस विचारधारा के साथ चल रही है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद 1905 के बाद जो उग्रवादी किस्म के नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उनके हाथों में कमान आ गई, उनका वर्चस्व हावी हो गया, लोग उनको फॉलो करने लग गए। उग्रवादी मतलब एक पॉजिटिव शब्द की तरह लीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब आतंकवादी टाइप। उग्रवादी जो शब्द है इसको पॉजिटिव आधार पर लीजिए कि मतलब इनका विरोध करने का जो तरीका था वो अलग था। ये मांगते थे, अगर नहीं मिलता था तो ये जन आंदोलन करते थे, विरोध करते थे, हड़ताल करते थे। लेकिन याद रखिए ये उग्रवादी जो विचारधारा के थे ये भी हिंसक घटनाएं नहीं करते थे, अहिंसक तरीके से विरोध करते थे। एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, वो भी पैरेलल में चल रहे थे। जब ये उग्रवादी चरण चल रहा था, दूसरा चरण चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो उस समय पैरेलल में ही क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी काम कर रहे थे अपना। लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था। वो क्या करते थे, हिंसक तरीके से काम करते थे, मरने मारने को तैयार हो जाया करते थे, बम का इस्तेमाल करते थे, बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। वो भी पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको 3 भागों में बांटा गया, वो आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा एक पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। तो फिलहाल अभी हमको पढ़ना, हमारा टारगेट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके जो प्रारंभिक अधिवेशन हुए थे वो हमें पढ़ना, इसका हमारा टारगेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस शब्द आ गया तो कांग्रेस शब्द का मतलब ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कांग्रेस का मतलब क्या है। कांग्रेस शब्द ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। इसका मीनिंग होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मीनिंग होता है लोगों का समूह, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताया था 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम जिसका नाम था, ये एक अधिकारी था, ICS रिटायर्ड अधिकारी था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये मजिस्ट्रेट रह चुका था भारत के अंदर, वो रिटायर हो गया था।
और इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय हासिल है। तो एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है, इस बात को आपको याद रखना है। स्कॉटलैंड का निवासी था बच्चों, आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी था और ये 1885 से 1906 तक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और ये कांग्रेस का महासचिव रहा 1885 से 1906 ईस्वी तक। और 1912 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1912 में जब मृत्यु होती है तो 1912 में ही जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का बांकीपुर में, तो उस समय ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया? तो 1912 ईस्वी में जो बांकीपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना हुई, तो हर वर्ष दिसंबर महीने के लास्ट में हर वर्ष अलग अलग जगह पर इनके अधिवेशन होते थे। अधिवेशन का मतलब ये है कि ये जो जितने भी लोग इनके साथ जुड़े थे सब एक साथ मंच पर इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे और आगे क्या करना है वो सब बातें करते थे। ठीक है, ये इनका काम करने का तरीका था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई है उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन है। 1884 से 1888 तक ये वायसराय रहा भारत का। ये तस्वीर देख लीजिए, लॉर्ड डफरिन की है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जब लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के बारे में कमेंट करेंगे और जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले अपना सिद्धांत देंगे, तड़ित चालक सिद्धांत, उन सब में इनका नाम आएगा, तो आपको कुछ नया ना लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। लॉर्ड डफरिन। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इसका नाम शुरुआत से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस था? तो जवाब है नहीं, इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसका नाम पहले ही जो अधिवेशन में बैठक हुई थी उसी में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलवा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रारंभिक अधिवेशन हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। और बाकी के जो अधिवेशन है बच्चों, जैसे जैसे आप इस सफ़र पर चलते जाएंगे ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो आपको पढ़ना क्या है, हर साल अधिवेशन हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं, वो सब नाम आता रहेगा, कौन से अधिवेशन कब हुए, किसने अध्यक्षता की, आगे चलता रहेगा। प्रारंभिक जो अधिवेशन हुए थे जब मॉडरेट फेज चल रहा था, अर्थात 1885 से 1905 तक जो उदारवादी चरण चल रहा था, उसमें कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद के जो चरण है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें क्या क्या हुआ था वो आगे पढ़ते ही रहेंगे। पहला अधिवेशन बच्चों, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। पहले निश्चित किया गया था कि भैया पुणे में हम ये अधिवेशन करेंगे, लेकिन पुणे में प्लेग जो है बीमारी फैल गई थी। प्लेग बीमारी फैलने के कारण जो इसका वो स्थान है वो बदल दिया गया, बम्बई कर दिया गया। और इस अधिवेशन में सबसे जो कह सकते हैं बुजुर्ग थे, जो सबसे वरिष्ठ थे, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनको पहला अध्यक्ष बना दिया गया। इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इस पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने हिस्सा लिया था, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहली बैठक हुई कहाँ थी? बम्बई में एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। ये तस्वीर में देख लीजिए। ठीक है, ये है। और दूसरा अधिवेशन होता है बच्चों 1886 में, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी को। इनके बारे में भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इनके बारे में बताऊंगा। तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। इन्होंने अपने जीवन काल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। एक 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। 1893 में आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था, तब इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1906 में फिर से कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तब भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पूरे जीवन में 3 बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है,
इनका 1886 का जो अधिवेशन हुआ था, इस दौरान आपको याद ये भी रखना है कि लॉर्ड डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन, उन्होंने चाय की पार्टी पे, टी पार्टी पर बुलाया था कांग्रेस के सभी सदस्यों को। मतलब कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय जी जो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस की स्थापना है डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कहीं ना कहीं सच मानी जा रही है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का जो कांग्रेस के प्रति रवैया रहा ना, शुरुआत में बहुत ही मदद वाला रवैया रहा है, ठीक है, सपोर्ट बहुत किया, लेकिन बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांगों पे मांगे अपनी करते जा रहे थे, तो लॉर्ड डफरिन हैरान हो गया। तब उसको कमेंट करना पड़ा कि भैया ये इंडियन नेशनल कुछ नहीं है, ये एक अल्पसंख्यक लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये अल्पसंख्यक लोगों का एक समूह है, ठीक है, ये सूक्ष्म लोगों का एक समूह है, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ऐसा इनका कमेंट था। उल्टे फुल्टे इन्होंने कमेंट किए थे लॉर्ड डफरिन ने, जब बाद में कांग्रेस के जो नीतियां थी, रवैये पसंद नहीं आए डफरिन को, क्योंकि ये मांगे लगातार करते जा रहे थे। तो लॉर्ड डफरिन भी पछता ही रहा होगा कि भैया क्यों करवा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना अगर सच में अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से करवाया था तो उनको बाद में पछतावा ज़रूर होगा, क्योंकि भले ही उन्होंने ए.ओ. ह्यूम की सहायता से इसको अपनी सहायता के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीयों के लिए काम किया, इंडियंस के लिए काम किया, और अंग्रेज़ों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा होगा। अब देखिए 1886 में चार्ल्स एचिसन, ये नाम याद रखिए, चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मतलब जैसे आज लोक सेवा आयोग है, ऐसा वो आयोग नहीं था, एक कमेटी गठित की गई कह सकते हैं। लोक सेवा से संबंधित जो नौकरियां हैं, आईसीएस जो परीक्षा थी, उसकी सुधार के लिए, उसमें सुधार के लिए चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इनको काम सौंपा गया कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो चार्ल्स एचिसन ने की कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1887 में। उन्होंने कहा कि भैया हाँ, जो मांग हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग कर रही थी, क्योंकि आईसीएस की परीक्षा में एलिजिबिलिटी जो है 19 वर्ष कर दी गई थी, उसको 23 वर्ष करने की मांग हो रही थी कांग्रेस के द्वारा, कि जो मैक्सिमम आयु है वो 23 वर्ष तक कर दी जाए। पहले 23 वर्ष ही था, लेकिन जब इंडियंस भी उसमें क्रैक करने लग गए एग्ज़ाम ना, तो अंग्रेज़ों ने उसकी उम्र 19 वर्ष घटा दी, उसकी उम्र जो घटाकर कितनी कर दी, 19 कर दी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये मांग हो रही थी कि जो परीक्षा है ये भारत में होनी चाहिए और उसकी उम्र 23 वर्ष करनी चाहिए, जो मैक्सिमम लिमिट है उम्र की वो 23 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो चार्ल्स एचिसन ने की कमेटी ने 1887 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला कि भैया जो इसकी आयु है वो तो ठीक है, 23 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ये जो परीक्षा है भारत में नहीं होनी चाहिए, ये इंग्लैंड में ही सही है, इंग्लैंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ल्स एचिसन अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1886 में। अब ये मत अपने दिमाग में रखिएगा कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया है कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं करवाएगा, वो लोक सेवा आयोग अभी गठित नहीं हुआ, बहुत बाद जाकर 1924 में जाकर वो गठित होगा, ठीक है, 1924 में वो गठित होगा, वो आगे चलकर, ठीक। अभी इसमें क्या सुधार करने हैं उसके लिए एक कमेटी गठित हुई है। अब इस दूसरी जो अधिवेशन हुआ था इसमें 434 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने? 434, 72 से बढ़ गए 434। और तीसरा अधिवेशन बच्चों 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था मद्रास के अंदर, और इसमें अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में पहले मुस्लिम थे जो अध्यक्ष बने थे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। और 607 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद चौथे अधिवेशन 1888 में प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज मतलब जो जिसका नाम इलाहाबाद था वही है ये प्रयागराज, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया प्रयागराज। हालांकि प्राचीन काल में आप देखेंगे नाम प्रयाग ही है,
नाम इसका प्रयाग ही है। हर्षवर्धन जब आप पढ़ते हैं या मौर्य साम्राज्य जब आप पढ़ते हैं तब भी प्रयाग ही नाम होता। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है ना, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं की गई हैं। गुप्त साम्राज्य में भी जिक्र आया है प्रयाग का। तो प्रयाग नाम था, उसका नाम बाद में चेंज किया अकबर ने, क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया, लेकिन योगी जी ने दोबारा इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। और यहाँ अध्यक्षता हुई थी जॉर्ज यूल के द्वारा। जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। और कांग्रेस ने जो सबसे पहला अपना जो एक विदेशी अध्यक्ष बनाया था वो जॉर्ज यूल ही थे, जॉर्ज यूल। अब याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने भले ही कांग्रेस की स्थापना की है लेकिन कभी भी वो अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो सचिव थे। 1906 तक सचिव थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूल, ये याद रखना है, ठीक। और इसी दौरान 1888 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और डफरिन की दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि इस अधिवेशन में जो मांगे हो रही थी इसको पसंद नहीं आया डफरिन को। और डफरिन ने कमेंट किया कि भैया जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यक लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको अल्पसंख्यक कहा। और इसके अलावा इस अधिवेशन के दौरान लंदन के अंदर विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक कमेटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इसका ये उद्देश्य था कि भारत की जो सिचुएशन है वो ब्रिटेन में उजागर करना, ब्रिटेन के लोगों को अपने साथ जोड़ना, ब्रिटेन में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी अपनी सिचुएशन बताना कि अंग्रेज़ इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी ऐसी है, तो अपने साथ जोड़ना ये कमेटी ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य था, ठीक। इसके बाद 5वां अधिवेशन 1889 में बम्बई के अंदर होता है बच्चों। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। ये विलियम वेडरबर्न वही है जब 1912 में मृत्यु हो जाती है किसकी, आपके जो ए.ओ. ह्यूम हैं। तो ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में पूरी जीवनी 1913 में लिखी थी, किसने, विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। विलियम वेडरबर्न ने 1913 में ए.ओ. ह्यूम की जीवनी देखी थी और इसमें कुछ ऐसी सी बातें लिख दी थी जिससे हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया मतलब मैं आगे बताऊंगा, जब मैं आपको सेफ्टी वाल्व सिद्धांत बताऊंगा ना लाला लाजपत राय का। तो जो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था, जिसमें बोला था कि जो कांग्रेस का जो जन्म है ये डफरिन के दिमाग की उपज है ना, वो किस आधार पर उन्होंने कहा था। तो विलियम वेडरबर्न के द्वारा जो जीवनी लिखी गई थी ए.ओ. ह्यूम की ना, उसी किताब को पढ़कर उस आधार पर कहा था। वो क्या था वो सब मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद 6वां अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, 1890 में कलकत्ता के अंदर हुआ। फिरोज शाह मेहता ये दूसरे मुस्लिम हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। फिरोज शाह मेहता याद रख लीजिएगा। ये 1890 का जो अधिवेशन है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ऐसी महिला ने संबोधित किया था पूरी सभा को जो भारत की पहली स्नातक औरत है, ठीक है। मतलब भारत की जो फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी है कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा को संबोधित किया था 1890 में। तो ये तस्वीर है कादम्बिनी गांगुली की, ठीक है। बंगाल की ही रहने वाली थी, एक बंगाली थी। ये भारत की पहली स्नातक महिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर के अंदर होता है बच्चों, नागपुर के अंदर होता है। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1885 से 1905 तक जो फेज़ था जिसमें उदारवादी किस्म के जो नेता थे वो हावी थे, उन सभी उदारवादी नेताओं को आपको याद रखना है। सभी को नहीं, मतलब 15-16 ऐसे उदारवादी नेता हैं जिनको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है कि भैया निम्न में से कौन उदारवादी किस्म के नेता नहीं है, या कौन से गर्म दल के नेता हैं, या कौन से नरम दल के नेता हैं, उदारवादी किस्म के नेता या नरम दल के नेता, ठीक है, वो कौन है। वो अगर आपको नाम याद होगा तब आप बता पाएंगे। तो सबसे पहले 1885 से 1905 तक जो भी अधिवेशन हुए हैं वो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिए, उनकी अध्यक्षता किसने की है वो आप समझ जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि ये सभी जो हैं उदारवादी नेता थे,
ठीक है, तो पी आनंद चार्लू ये नाम याद रखिएगा। 8वां अधिवेशन 1892 में होता है बच्चों, प्रयागराज के अंदर दोबारा से होता है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी दोबारा से इसके अध्यक्ष बनते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वही दोबारा से अध्यक्ष बन जाते हैं। 10वां अधिवेशन 1894 में होता है, मद्रास के अंदर होता है, और अध्यक्ष रहते हैं अल्फ्रेड वेब। ये फिर से एक अंग्रेज अध्यक्ष हैं, अल्फ्रेड वेब। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में होता है, महत्वपूर्ण है, इसके अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला सयानी हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें पहली बार बंकिम चंद्र ने जो आपका वंदे मातरम है वो गाया था। वंदे मातरम जो गाया था वो पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने या चट्टोपाध्याय ने कब गाया था? 1896 में जो 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तब गाया था। ठीक। 17वां अधिवेशन 1901 में जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ, ये भी कलकत्ता में होता है, और दिनशा वाचा, ये तस्वीर देख लीजिए, दिनशा वाचा ये अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद गांधी जी का नाम यहाँ पर आता है क्योंकि गांधी जी कुछ समय के लिए भारत में आए हुए थे, उस समय भारत में आए हुए थे, और 1901 में भारत में आकर उन्होंने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो याद रखिए 1901 में। कभी कभार प्रश्न आ जाता है और ऑप्शन में ये होगा तो आप सोचेंगे कि भैया गांधी जी तो 1915 में आए थे, 1915 में फाइनली आ गए थे हमेशा के लिए, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका थे या कहीं थे तो बीच में तो आया ही करते थे। जैसे 1901 में यहीं पर थे, 1902 में दोबारा से वापस चले गए थे। तो गांधी जी ने पहली बार अधिवेशन में हिस्सा लिया था, इस कलकत्ता वाले अधिवेशन में 1901 में। ठीक, ये याद नहीं करना है आपको पहला अधिवेशन है या दूसरा अधिवेशन है, ये कुछ याद कर लीजिए कि 1901 में ये अधिवेशन हुआ, सन याद कर लीजिए। कहने का भाव है कि किस वर्ष हुआ था, कि कहाँ पर हुआ था, और जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखने हैं। उसके बाद 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, बनारस के अंदर। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बंगाल का जो विभाजन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहीं पर घोषणा हुई थी बंगाल के विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन भी एक अलग से चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो 1905 तक बच्चा ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये प्रारंभिक अधिवेशन थे। 1905 तक जो भी उदारवादी नेता थे वही इसके अध्यक्ष रहे हैं, इन्हीं का वर्चस्व हावी रहा है। लेकिन बंगाल विभाजन हो गया, लोगों में हाहाकार मच गया, अब लोगों ने इन पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो उग्रवादी नेता थे, लाल बाल गोपाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, और आपके बाल गंगाधर तिलक, ये जो बड़े बड़े नेता थे उग्रवादी किस्म के, गरम दल के जो नेता थे, गरम स्वभाव के, इनका जो वर्चस्व उठता है इसके बाद से। ठीक, तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और प्रारंभिक अधिवेशन। अब इसके बाद वाली वीडियो जो आपके होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद 1885 से 1905 तक जो उदारवादी चरण चला, जो पहला चरण उदारवादी चरण चला, इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि इस समय जो आपके उदारवादी नेता थे इनकी सोच क्या थी, इनके उद्देश्य क्या थे, उसके बाद इनकी सफलताएं क्या हुई। ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेज़ में। ठीक बच्चों, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके PDF अगर आपको चाहिए मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। टेलीग्राम का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या मेरा पर्सनल ग्रुप है @current affairs by रवि लिख कर सर्च कीजिए। लिख दूँ मैं यहाँ पे @current affairs by रवि, स्पेस नहीं डालना है, बाय रवि। ये टेलीग्राम पर लिखेंगे, मेरा पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।